एक दिन जब रत्नावती गहने पहने सो रही थी, उसने चुपचाप छुरी से उसका सर काट डालता है। नागवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज करता था। रूपसेन का एक पुत्र था जिसका नाम सिद्धार्थ था। राजकुमार सिद्धार्थ के पास एक तोता था जो कि बोलता भी था। तोता का नाम चिंतामती था। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने बस जिज्ञासावश अपने तोते से पूछा, बताओ चिंतामणि, मेरा विवाह किसके साथ होगा? सिद्धार्थ, तुम्हारा विवाह मगध के राजा की बेटी चंद्रवती के साथ होगा। क्यों चिंतामणि, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ सिद्धार्थ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। जब तुम्हारा विवाह सच में मगध के राजा की बेटी के साथ होगा, तब तुम्हें विश्वास हो जाएगा। तोता के ऐसा कहने से राजकुमार महाराज के पास जाता है। पिताजी, मैं आपको एक बात बताऊं? हाँ राजकुमार, जरूर। पिताजी, मैंने मेरे तोते से बस जिज्ञासा बस पूछा था कि मेरा विवाह किसके साथ होगी। अच्छा, फिर तोते ने क्या कहा? पिताजी, तोते ने मुझे कहा कि तुम्हारा विवाह मगध की राजकन्या के साथ होगा। राजकुमार, उस तोते ने तो ऐसे ही आपको कह दिया था। भला तोते की बात भी कभी सत्य हो सकती है? पिताजी, पर उस तोते ने तो मुझे यही कहा, और उसने कहा कि तुम देख लेना, तुम्हारा विवाह उसी के साथ होगा। अच्छा, आपका तोता भविष्यवाणी भी करता है क्या? मैं कल साधु महाराज को यहाँ बुलाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर आपका विवाह किसके साथ होगा। साधु महाराज कभी झूठ नहीं बोलते। कल सारी सच्चाई आपके सामने होगी। जी पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। वैसे मुझे तो लगता है कि मेरा तोता बिल्कुल ही सही कह रहा है। अब आप अगर साधु महाराज को बुलाना चाहते हैं तो आप बुला सकते हैं। अगले दिन महाराज ने एक साधु को बुलाया और उससे पूछा, साधु महाराज, आप बिल्कुल सच बताइए कि राजकुमार का विवाह किसके साथ होगा? महाराज, आप राजकुमार के विवाह के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? साधु महाराज, मुझे इसलिए जानना है क्योंकि राजकुमार का तोता कह रहा है कि राजकुमार का विवाह मगध देश की राजकन्या के साथ होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये सच है? हाँ महाराज, उस तोते की बात बिल्कुल सच है। राजकुमार का विवाह मगध देश की राजकन्या के साथ ही होगा। इतना कहकर साधु वहाँ से चला जाता है। मगध देश की राजकुमारी के पास एक मैना थी। राजकुमारी ने मैना का नाम आरोही रखा था। एक दिन राजकुमारी ने उस मैना से पूछा, आरोही, क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि मेरी विवाह किसके साथ होगी? जी राजकुमारी, मैं आपको बता सकती हूँ। तो फिर जल्दी बताओ आरोही, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी विवाह किसके साथ होगी। राजकुमारी जी, आपका विवाह नागमती नगर के राजा रूपसेन के पुत्र से होगी। इसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। राजकुमारी के साथ उसकी मैना भी आ गई। तोता और मैना दोनों एक ही साथ रहते थे। एक दिन उन दोनों का बहस हो जाता है। मैना ने तोते से कहा, अरे आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोते ने कहा, अरे तो फिर स्त्री क्या कम होती है? स्त्री झूठी, लालची और हथियारी होती है। दोनों का झगड़ा काफी बढ़ गया। इसे सुनते हुए राजकुमारी और राजकुमार वहां पहुंचे। क्या बात है, तुम आपस में लड़ते क्यों हो? राजकुमार, मर्द बड़े बुरे होते हैं। इतना कहकर मैना एक कहानी सुनाती है जो कि उसने अपनी आंखों से देखा था। जहां राजकुमारी रहती थी वहीं पर महाथन नाम का एक सेठ रहता था जो कि बहुत ही ईमानदार था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर में एक लड़का हुआ। सेठ ने उसकी बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर वह लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। क्यों पुत्र, मैंने तुम्हें बार बार कहा है कि जुआ मत खेलो। अभी तो हमारे पास संपत्ति है। अगर किसी कारणवश मैं नहीं रहा तो तुम्हारा क्या होगा? क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है? पिताजी, मैं कभी जुए में बड़ा दाव नहीं खेलता हूँ।
और मुझे पूरा यकीन है मैं कभी भी बड़ा दांव नहीं खेलूंगा। आप मेरे ऊपर भरोसा रखें पिताजी। बेटा, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? इंसान छोटे छोटे दाव से ही बड़ा दाव खेलने लगता है और अपना होश खो बैठता है। बेटा, तुम ये खेल छोड़ दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। सेठ का बेटा सेठ की बातों को नहीं मानता है। एक दिन अचानक सेठ का निधन हो जाता है। जब सेठ का देहांत हो गया तो सेठ के बेटे ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ न बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का एक साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और उनसे कहा, देखिए, आप मेरे पिता के बारे में तो जानते ही हैं। मेरे पिता महाथन अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे? अरे, कुछ दिन पहले ही तो मैं उनसे मिला था। हेमगुप्त जी, मैं उनका बेटा हूँ और मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, अगर तुम उनका बेटा हो तो तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो अपना काम संभालना चाहिए। देखिए हेमगुप्त जी, दरअसल मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था। मैं सामान बेचकर धन कमाने के बाद अपना घर लौट रहा था कि तभी अचानक समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ आ गया। ठीक है बेटा, तब तुम हमारे घर में रह सकते हो। सेठ का एक बेटी थी रत्नावती। सेठ को बड़ी ही खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी बेटी से उसका विवाह करा दिया। फिर कई दिनों तक दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन सेठ का लड़का अपने ससुर से कहता है, देखिए, मैं आपके पास बहुत दिनों तक रहा हूँ, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। कृपया आप मुझे अपने घर जाने की अनुमति दें। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ धन देना चाहता हूँ। फिर सेठ ने बहुत सारा धन उसे दे दिया। घर में तुम्हें ये धन बहुत काम आएगा। फिर सेठ ने उन दोनों के साथ अपने एक दासी को भी भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहां आकर लड़के ने रत्नावती से कहा, रत्नावती, मैंने सुना है इस जंगल में बहुत लुटेरे रहते हैं। लुटेरे यहाँ सारे यात्रियों के सोने और जेवर को लूट लेते हैं। तब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो अभी बहुत ज्यादा सोना है। हम इतना सोना को कहाँ रखेंगे? अगर वह लुटेरों ने हमारा सारा सोना छीन लिया तो? तुम चिंता ना करो रत्नावती, मेरे पास एक उपाय है। आपके पास क्या उपाय है? जल्दी बोलिए। तुम्हारे पास जितना सोना जेवर है, तुम सारा सोना जेवर एक पोटली में भर दो और मुझे दे दो। मैं छुपा लेता हूँ। फिर अगर लुटेरे आ भी गए तो वो सोना देख नहीं पाएंगे। रत्नावती अपना सारा सोना उसे दे देती है। अरे, मुझे लग रहा है कि अब लुटेरे आने वाले हैं। तुम लोग जल्दी से इस कुएं में घुस जाओ। फिर वे दोनों कुएं के अंदर चले जाते हैं। बाहर सेठ के लड़के ने नाटक करते हुए कहा, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अरे, मुझे तुम लोग कहाँ ले जा रहे हो? ऐसा कहते हुए सेठ का बेटा वहाँ से भाग जाता है। अरे दासी, क्या मेरे पति को लुटेरों ने अपने साथ ले गए? अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? हाँ रत्नावती, मुझे तो लगता है लुटेरे उसे ले गए, पर आप चिंता मत कीजिए, वो जरूर लुटेरों से बचकर आएंगे। हम थोड़ी देर तक यहाँ इंतजार करते हैं। अगर कोई आता है तो हमें यहाँ से निकलने में सहायता करेगा। फिर दासी उस कुएं से जोर जोर से आवाज लगाती है, अरे बाहर में कोई है, कृपया हम लोगों को इस कुएं से बाहर निकालिए। तभी उसी रास्ते से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उस व्यक्ति को दासी का आवाज सुनाई दिया, अरे, इस कुएं के अंदर कौन फंस गया है? मुझे जल्दी से इन्हें निकालना होगा। फिर वह व्यक्ति उन दोनों को कुएं से निकालते हैं। आप लोग इस कुएं में कैसे फंस गए? यहाँ कुछ लुटेरे आए थे। वह लुटेरे सारा सोना ले गए और साथ ही इसके पति को भी ले गए। वह लुटेरे हमें देख ना सके, इसलिए इसके पति ने हमें इस कुएं में छुपने के लिए कहे। दासी और रत्नावती अपने घर वापस पहुंचते हैं। घर पहुंचकर वह दोनों सारी बातें सेठ को बताता है। बेटी, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। तुम्हारा पति जरूर जीवित होगा और किसी दिन यहाँ आ जाएगा।
रत्नावती का पति जेवर लेकर अपने गांव पहुंचा। उसे तो जुए की लत लगी थी, वह सारे गहने जुए में हार गया। अरे मैं तो सारा जेवर जुए में हार गया। चलो कोई बात नहीं, मैं ससुराल से ऐसा नाटक करके आया हूँ कि कोई मुझे कुछ कहेगा ही नहीं। हाँ, तब मैं वही करता हूँ, फिर से ससुराल चला जाता हूँ। जब वह सारा जेवर जुए में हार जाता है तो वह फिर से अपना ससुराल पहुँच जाता है। ससुराल में जब रत्नावती उसे देखती है तो वह बहुत ही खुश हो जाती है। अरे आप वापस आ गए। आपके बिना मैं काफी परेशान थी। मुझे पता था आप जरूर एक दिन लौट कर आएंगे। रत्नावती, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं अब लौट कर आ गया हूँ। सेठ भी उसे देखकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं। एक दिन जब रत्नावती गहने पहने सो रही थी, उसने चुपचाप छुरी से उसका सर काट डालता है और सारे गहने लेकर वहां से भाग जाता है। राजकुमार, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा होता है आदमी राजकुमार। तोता, अब तुम बताओ कि स्त्रियां बुरी क्यों होती हैं? इस पर तोता भी एक कहानी सुनाता है। कंचनपुर में सागरदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसका श्रीदत्त नाम का एक बेटा था। वहाँ से कुछ दूर पर एक और नगर था, विजयपुर। वहाँ सोमदत्त नाम का एक सेठ रहता था। सोमदत्त का एक पुत्री था जिसका नाम रूपमाला था। उसका विवाह श्रीदत्त के साथ हुआ था। रूपमाला, अब मुझे व्यापार करने के लिए परदेश जाना होगा। ठीक है जी, अगर आपको परदेश जाना जरूरी है तो आप जरूर जाइए। विवाह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने के लिए परदेश चला गया। परदेश गए हुए श्रीदत्त को 12 वर्ष बीत गए थे, परंतु वो फिर भी घर वापस नहीं लौटता है। 12 वर्ष बाद जब श्रीदत्त व्यापार से वापस घर लौटता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी किसी और मर्द के साथ थी। यह देखकर श्रीदत्त आग बबूला हो जाता है। धोखेबाज औरत, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारा अब इस घर में कोई स्थान नहीं है। तब उसकी पत्नी गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके साथ वह व्यक्ति भी चला जाता है। श्रीदत्त ने मुझे घर से निकालकर अच्छा नहीं किया। मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। क्या तुम्हारे पास श्रीदत्त को सबक सिखाने का कोई उपाय है? हाँ, मेरे पास एक उपाय है। तुम अपने सर को नोच लो और महाराज के पास चले जाओ और उनसे कहो कि श्रीदत्त मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि महाराज उसे कारागार में बंद कर देंगे। फिर वह ऐसा ही करती है और महाराज के पास चली जाती है। महाराज, यह देखिए, श्रीदत्त ने मेरा क्या हाल कर दिया। श्रीदत्त मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। वह मुझे मार देना चाहता है महाराज। अरे क्या श्रीदत्त तुम्हें मारना चाहता है? सैनिकों, श्रीदत्त को राजमहल बुलाओ। सैनिक श्रीदत्त के घर चले जाते हैं। श्रीदत्त, तुम हमारे साथ चलो। महाराज ने तुम्हें राजमहल पर बुलाया है। पर महाराज मुझे क्यों बुला रहे हैं? ये तो तुम्हें राजमहल में ही पता चलेगा। श्रीदत्त सैनिकों के साथ राजमहल में जाता है। आ गए श्रीदत्त। अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम ये भी बता दो कि तुम रूपमाला को क्यों मारना चाहते हो? महाराज, मैं इसे क्यों मारना चाहूँगा? मैंने तो इसे कुछ नहीं किया। श्रीदत्त, तुम्हारा मतलब तुम इसे नहीं जानते हो? क्या रूपमाला तुम्हारा पत्नी नहीं है? महाराज, ये सच है कि रूपमाला मेरी पत्नी थी, परंतु अब रूपमाला मेरी पत्नी नहीं है। नहीं महाराज, ये झूठ कह रहा है। यह मुझे मारना चाहता है महाराज। इसने मुझे अपने घर से निकाल दिया। महाराज, इसने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैंने इसको घर से निकाल दिया। श्रीदत्त, तुम्हारे पास क्या साक्ष्य है कि रूपमाला ने तुम्हें धोखा दिया? महाराज, अगर आप साक्ष्य की बात करते हैं तो मुझे कृपया एक दिन का समय दे। मैं आपके सामने सारा साक्ष्य प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है श्रीदत्त, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। तुम मेरे सामने साक्ष्य प्रस्तुत करो कि तुम अपराधी नहीं हो। श्रीदत्त तब घर चला जाता है। अरे, मैंने महाराज को बता तो दिया कि मैं साक्ष्य दे दूंगा, पर मुझे कहाँ से साक्ष्य मिलेगा? मेरे पास तो कोई भी साक्ष्य नहीं है। श्रीदत्त काफी परेशान हो जाता है।
तभी अचानक कुछ गांव वाले उसके घर पर आते हैं। अरे श्रीदत्त, हम लोगों ने सुना तुम्हारी पत्नी ने महाराज के सामने तुम्हारा झूठा शिकायत कर दिया है। जी, आप लोग सही कह रहे हैं। मैंने महाराज को कहा कि रूपमाला ने मुझे धोखा दिया है, पर महाराज मेरे से साक्ष्य मांग रहे हैं और मेरे पास कोई भी साक्ष्य नहीं है। श्रीदत्त, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी पत्नी के बारे में सारी सच्चाई जानते हैं। हम साक्ष्य के रूप में महाराज को तुम्हारी पत्नी की सारी सच्चाई बता देंगे। तुम गांव में नहीं थे, इसलिए हम चुपचाप थे। फिर अगले दिन श्रीदत्त के साथ गांव वाले राजमहल में जाते हैं और महाराज को सारी सच्चाई बता देते हैं। महाराज गुस्से में रूपमाला से कहती है, पापी स्त्री, मैंने आज तक अपने पूरे जीवन में तुमसे ज्यादा पापी स्त्री नहीं देखा। अब तुम्हारा इस राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सैनिकों, इसे इस राज्य से बाहर निकाल दो। तब सैनिक रूपमाला को राज्य से बाहर निकाल देते हैं। श्रीदत्त, हो सके तो मुझे क्षमा करना। मैं स्त्री समझकर उसके बातों में आ गया, पर मुझे उसकी असलियत पता नहीं थी। क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है महाराज। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। तोता ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, हे राजकुमारी, स्त्रियां ऐसी होती हैं। अब बताओ, ज्यादा पापी कौन है? तोते की यह बात सुनकर राजकुमारी कहती है, देखो, तुम दोनों ध्यान से सुनो। पापी ना ही स्त्री होती है और ना ही पुरुष। स्त्री और पुरुष पापी अपने मन से होता है। अगर कोई पुरुष या स्त्री है, कोई गलत काम करे तो वह पापी है। इसका मतलब यह नहीं है कि स्त्री पापी है या फिर सिर्फ पुरुष पापी है। पापी वह होता है जो गलत काम करता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। हाँ राजकुमारी, आपने बिल्कुल सही कहा। तोता और मैना दोनों को राजकुमारी की बात समझ में आ जाती है। फिर तोता और चिड़िया समझ जाता है कि असली पापी कौन होता है।